जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी तक उसे कौन से टेस्ट, कितने वक्त के बाद चेकअप और किन किन चीज़ों का ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए। एक आजकल जो बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है वो ये है, बच्चा पैदा हुआ और साथ ही ये होता है जी इसको नर्सरी में रख दिया जाए। इसकी क्या वजूहत हैं कि इतने ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं? वर्ड हेपाटाइटिस है ना, ठीक है, हेपाटाइटिस तो नहीं होता। ठीक है, हेपाटाइटिस मींस जिगर की सोजिश, सोजिश, ठीक है, वो नहीं होता, ठीक है। वो यरकान वर्ड होता है। तो अक्सर बच्चों को ना मोबाइल का एक आदी बना देती है, टैब वगैरह देता है, ये बहुत ज्यादा ना आजकल देखने में है। बिल्कुल। आपकी नज़र में एज ए डॉक्टर, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट की हैसियत से इसके क्या इफेक्ट है या क्या ऐसी वजह होगी इन फ्यूचर बच्चे में प्रॉब्लम? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है, मोहतरम डॉक्टर नासिर गफूर डार साहब, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं। चिल्ड्रन के हवाले से इनसे बात होगी। आइए आज आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आप आए, हमारे लिए ये बड़े आनर की बात है, तो थैंक्स। आपकी शुक्रिया आपका, जिन्होंने आपने हमें बुलाया और बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जैसे शुरू में यही देखने में आता है कि बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है, या हमारे दौर में अब भी काफ़ी जगह में ये पाया जाता है, ये देखा जाता है। तो जी बच्चे को क्या बनाना, वो कहते हैं जी डॉक्टर बनाना है, पहला यही होता है। और उसके बाद फिर कुछ ऑप्शन होते हैं। तो क्या आपके वालिदैन की भी यही ख्वाहिश थी या आपकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी कि मैंने स्टडी के बाद डॉक्टर बनना है, या इसके पीछे कुछ और राज़ो न्याज हैं कि आप डॉक्टर की फील्ड की तरफ राग़िब हुए? नहीं, वो बात जैसे में यही है कि ज़्यादा तो आपको भी पता है कि फैमिली की तरफ से ही शुरू से ही बच्चे का एक माइंड बना दिया जाता है, हमारे माँ बाप की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, जो कि अच्छा है, पॉजिटिव बात है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उसी वक्त ही माइंड बना दिया जाता है हमारे पेरेंट्स की तरफ से कि आपने डॉक्टर बनना है। उनकी ख्वाहिश होती है, जाहिर है, जी जी बिल्कुल, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा जो है वो अच्छी पोस्ट पे जाए या अच्छी तालीम हासिल करे। तो आम ट्रेंड तो हमारा यही है कि डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ पे हमारी फैमिली में लोग जो है ना उसी फील्ड में जाना पसंद करते हैं। तो उसी सिलसिले में फिर हमारा भी नंबर लग गया। अच्छा, वालिद साहब ने थोड़ा यानी कि हमें इस लिहाज से पुश किया कि भाई डॉक्टरी में एक अच्छा शोबा है, शुरू से ही ख्वाहिश थी उनकी, ठीक है। वालदा की भी यही ख्वाहिश थी, तो फिर इस फील्ड में आ गए। मुख्तसर ये कि आपके वालिदैन ने जो फैसला किया, आप एक तो उस पर राज़ी हैं और आप मुतमिन हैं कि मेरे वालिदैन ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक ही है। अब थोड़ा आते हैं आपके शोबे की तरफ। आजकल ये देखने में बहुत आ रहा है कि बच्चा पैदा होता है और साथ ही डॉक्टर साहबान, या ये देखने में आया कि पहला क्या होता है जी, बच्चा तो नॉर्मली हो गया लेकिन उसको हेपाटाइटिस है। इसकी क्या वजह है और इस बात में कितनी सदाकत है? क्या ये वाकई होता है या कि इसमें कुछ डॉक्टर हज़रात ऐसा होता है? इसका ना कुछ हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या वजह है। वो जो वर्ड हेपाटाइटिस है ना, ठीक है, हेपाटाइटिस तो नहीं होता, ठीक है, हेपाटाइटिस मींस जिगर की सोजिश, सोजिश, ठीक है, वो नहीं होता, ठीक है, वो यरकान वर्ड होता है। ठीक हो गया, यरकान, ठीक है, यरकान पीलिया जिसको कहते हैं, पीलिया। आमतौर पे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो नॉर्मल फिनोमेना है कि अगला खून में एक दफा जलना होता है, फिर उसमें केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से जरकान थोड़ा सा पैदा होता है। उसमें जिगर की सोजिश ऐसा उतना इन्वॉल्व नहीं होती। वो हेपेटाइटिस नहीं होता लेकिन वो जरकान होता है, ठीक हो गया। वो पीलियापन होता है, वो अमूमी तौर पे 70% 80% बच्चों को होता है, ठीक है, कुछ को कम होता है, कुछ को ज्यादा होता है, लेकिन यूजुअली वो नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल प्रोसेस है। इतनी परेशानी वाली है वो बता नहीं, दिन में अमूमी तौर पे ठीक हो जाता है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों का है वो कोई, फिर उसमें मल्टीपल चीजें, फैक्टर भी और भी इन्वॉल्व होते हैं कि उसमें फिर शिद्दत वाला जरकान होता है, फिर शिद्दत वाले जरकान में फिर समटाइम शुआएं भी लगानी पड़ती हैं, इस तरह के मामला, कुछ ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। लेकिन वो शायद कोई 1000 में से शायद
10 बच्चे होंगे जो जिनको इतनी शिद्दत वाला इरकान है। इसका जो होता है, इसके लिए अगर कोई हफाजती तदाबीर या बच्चा पैदा होने से पहले कुछ कौन सी करनी चाहिए? देखिए जी, जो ये नॉर्मल इरकान है, पीलापन, ठीक है, पीलियापन, ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक, ये इसकी कोई ऐसा दूसरा रीजन नहीं है। ठीक है, रीजन होती है लेकिन उतना कोई उसमें आम बंदे के लिए एक नॉर्मल ही है, नॉर्मल बात है। ठीक है, ये तो ठीक हो जाएगा। उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि माँ बाप ने ये देखना होता है कि आया कि ये कान थोड़ा बहुत है पीलियापन, आंखों का पीलिया है, फेस पीला है थोड़ा बहुत, तो ओके है। अगर पूरी बॉडी पीली है, हल्दी की तरह पीली है, ज्यादा पीलापन बहुत ज्यादा नीचे तक है, तो उस सिलसिले में फिर डॉक्टर से रिव्यू करना जरूरी हो जाता है। फिर डॉक्टर को चेक कराना जरूरी है। फिर उसमें लेवल देखना होता है कि उसकी इरकान की शिद्दत क्या है। एक लिमिट है ना, उस हाँ, बिल्कुल। ऊपर है तो फिर उसमें ट्रीटमेंट प्रॉपर करनी पड़ती है। अगर लिमिट से थोड़ा है तो फिर उसमें नॉर्मली है। तो बेहतर यही है कि अगर किसी बच्चे को इरकान हुआ है, वैसे भी तो पहले हफ्ते में बच्चे को एक दफा डॉक्टर के पास चेक कराना ही चाहिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ठीक है, अपने करीबी। तो उस दौरान वो ये रूटीन के मैटर बंदा डॉक्टर साहब देख लेंगे, इरकान है नहीं है, कितना है। अगर होगा सिग्निफिकेंट होगा तो फिर उसका टेस्ट करवा लेंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे। नॉर्मली चलता एक रहेगा, विजिट तो लाजमी है, उसके वक्त तो मतलब करना ही होता है ना, ठीक है। फैमिली ने। तो ये अवेयरनेस आई थिंक करवाने की जरूरत है कि आप बच्चा पैदा हो, चाहे वो ठीक हो, आप मतलब विद इन 1 वीक ठीक है, उसको, अगर वो बिल्कुल ठीक है फिर भी उसको एक रूटीन चेकअप करवा दें। अगर कोई इशू है तो विद इन 24 आवर आप उसको चेक करवा दें। करवा दें, तो ये मेरा ख्याल है ज्यादा लोगों के लिए आम फैमिली होना चाहिए। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी तक उसे कौन से टेस्ट, कितने वक्त के बाद चेकअप और किन किन चीज़ों का ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट जो है ठीक है, उनसे वो रेगुलर अपना चेकअप करवाएं। ठीक है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसमें मल्टीपल होम के टेस्ट, एचबी वगैरह देखना होता है, इन्फेक्शन तो नहीं है वो देखना होता है, और कुछ मजीद भी कुछ गायनेकोलॉजिकल चीजें होती हैं, उस लिहाज से मुआयना दरकार होता है। ठीक है, तो वो किसी अच्छी अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे चेकअप करवाते हैं। फिर मंथली विजिट होते हैं, कुछ 3 मंथली विजिट होते हैं। उसमें कुछ 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन भी होती हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो उनके साथ वो उनको प्रोवाइड करते हैं। एंटीनेटल केयर जो है वो माँ की सेहत और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो जहाँ तक बात है वो तो रूटीन में जो है वो खवातीन करना भी चाहिए और करती भी हैं। तो हमारा ज़्यादा जो है ना वो रिलेटेड है काम के जब बच्चा पैदा होने, एंटीनेटल केयर तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो ज़्यादा गायनी की हाँ, होती है, ठीक है, हमारा है कि बच्चा पैदा होते वक्त, ठीक है, पेरीनेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर। पैदा होते वक्त जो है ना वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं 2-3 मैसेज देना चाहूँगा कि किसी ऐसी जगह पे डिलीवरी होनी चाहिए जहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हो। एक तो चीज़ ये होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ताकि बच्चे को पैदाइश के वक्त अल्लाह माफ करे कोई मसला ना हो। अगर कोई हो भी मसला तो वो टाइमली एक क्वालिफाइड बंदा होगा वो डील कर ले। सांस का मसला, टाइम पे रोने का मसला, इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं जो कि एक क्वालिफाइड बंदा, डॉक्टर जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट अगर मौजूद होगा वो अच्छे तरीके से उसको डील कर ले। बिल्कुल ठीक है। और उमूमी तौर पे 99% वो बच्चे ठीक होते हैं जहाँ पे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के ज़ेरे निगरानी वो डिलीवरी का प्रोसेस होता है। अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है तो फिर वो एक जुआ है, वो अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया बच्चे को तो फिर वो नर्सिस से उस तरह डील नहीं होना, और वो फिर उस वक्त वो बहुत गोल्डन आवर होता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज करना जो है ना, बच्चे का रोना टाइम पे, उसका वो कोई सिक्रीशंस ना हो, उसको सांस, धड़कन, कलर, बच्चे का हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बहुत हाई होता है। उस वक्त एक क्वालिफाइड डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद होगा तो ज्यादा बेहतर केयर होगी। आजकल अच्छी बात यह है कि मुख्तलिफ सेंटर्स में गायनेकोलॉजिस्ट के साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट अटैच होते हैं। तो वो ये है कि उनका आपस में एक अच्छा लाइजान होता है,
वो मिल के वो फिर अच्छा आउटपुट पेशेंट के लिए वो निकलता है, बेहतर आता है। उसके बाद हमारा जो जहाँ पे काम शुरू होता है नंबर 1, उसके बाद जो पैदा होने के बाद के मराहिल हैं, अल्लाह ताला माफ करे कोई मसला पहली बात है हो ही ना, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी माँ बाप को प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई अगर इशू होता है तो उनको सारा वो प्लान होना चाहिए। हमारे पास चूंकि लोग अच्छे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी गाइडेंस नहीं होती, वो बच्चा पैदा हुआ को मसला हो गया फिर उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने अब करना क्या है, किसके पास जाना है, किधर जाना है, ना ही उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। फिर वो उसी कंफ्यूजन के आलम में जो है ना वो बच्चा कंप्रोमाइज हो जाता है। तो अच्छा। इसलिए लोगों को जो है एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ कम से कम ये है कि डिलीवरी के वक्त तो वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हो या फिर उनके साथ वो कांटेक्ट में हो। बिल्कुल। या फिर ये है कि जब डिलीवरी की डेट है उससे पहले 1-2 दिन पहले उनसे मीटिंग की जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला सर, अगर इसके प्रॉब्लम हो तो हमने क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, ब्लड की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, एक मीटिंग होनी चाहिए कि डॉक्टर के और पेशेंट के वालिदैन के दरमियान कि सर अगर हमें हमारे कोई मसला या इशू बन जाए तो फर्स्ट एड क्या चीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट एड हमने किधर आना है, किधर जाना है, क्या करना जी बिल्कुल। बच्चे को एम्बुलेंस पे ले जाना है, ऑक्सीजन लगानी है, नहीं लगानी है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो एक मेंटली तौर पे एक रफ आइडिया पेरेंट्स को, यानी कि एक माइंड बना होना चाहिए। बात फिर आगे नर्सरी में जो बच्चे पर जो ज्यादा जिनका मसला होता है, बहुत किस्म के मसाइल हैं बिल्कुल, जिनको जरूरत पड़ जाती है, फिर उसमें नर्सरी में बच्चे को रखना पड़ता है। वहाँ पे इनक्यूबेटर केयर, टेम्परेचर, शुगर, बाकी इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट, या बाकी मामला सांस का मसला है तो सांस का मुख्तलिफ किस्म के मशीन होती हैं, उसके जरिए सांस बहाल करना और वो चीज़ें होती हैं। वो नर्सरी एक डिफरेंट वो उसमें चला जाता है। मेरा ख्याल है मुख्तसर ये आपकी सारी बात का जो मैंने समझा कि जब भी आपकी दिन करीब आ रहे हैं डिलीवरी के, चेकअप तो आप रूटीन मैटर करा रहे हैं, मंथली, 3 मंथ या इस तरह, तो मसला ये है कि आप जब डिलीवरी की डेट आपको डॉक्टर देता है तो उससे कम से कम 1 वीक पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, उसके पास बैठे कि आया डिलीवरी नॉर्मल है, वो कहते हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, वो ये भी कहते हैं हमारे पास सभी फैसिलिटी हैं अगर कोई मसला भी बनता है। तो दूसरा ये है कि मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं, तो बाकी होना तो वही है जो अल्लाह को मंजूर है, ये मेरा भी ईमान है आपका, लेकिन ये है कि कम से कम 1 वीक पहले मिल के तो आपका माइंड बना होना चाहिए कि अगर ये मसला हो भी तो हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल हो या ऑप्शन मौजूद है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, एक और भी बात है, वो ये कि आप देखें कि उस जहाँ पे आप जा रहे हैं उसके पास वो लवाजमात है कि बाद में अगर कोई मसला बनता है, ऐसी मशीनरी, ऐसा सिस्टम, ऐसी ट्रीटमेंट वो कर सकता है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सा एक बिल्कुल ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि होता है। अक्सर देखने में आजकल जो इशू आ रहा है, ठीक है, कि 3 साल का बच्चा, 4 साल का, 5 साल का बच्चा, उनमें बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। टिकटॉक भी देख रहे हैं, ड्रामों में भी देख रहे हैं, वैसे भी सोशल मीडिया पे हम एक मर्द है वो तो अपनी जॉब पे चला गया, औरतें हैं दिन का काम भी करना होता है, तो अक्सर बच्चों को ना मोबाइल का एक आदी बना देती है, टैब वगैरह देता है, ये बहुत ज़्यादा ना आजकल देखने में है। आपकी नज़र में एज ए डॉक्टर, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट की हैसियत से इसके क्या इफेक्ट है या क्या ऐसी वजह होगी इन फ्यूचर बच्चे में प्रॉब्लम कि हमें एहतियात करनी चाहिए? डेफिनेटली कोई भी चीज है ना वो जब अपनी एक्सेस में आप उसको मिसयूज करेंगे ना तो नुकसान होगा। राइट। अगर थोड़ा बहुत कभी बच्चा रो रहा है तो आपने चलो आधे घंटे के लिए घंटे के मोबाइल उसे गाना लगा दिया, कार्टून लगा दिए, लेकिन या दवाई पिलाने के लिए या आपने कोई इस तरह को उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपने उसको कुछ कर दिया वगैरह, वो समय में आती है। लेकिन जो हर वक्त मोबाइल दिया रखना, बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा रखना बच्चे का, वो फिर बच्चे अमूमी तौर पर देखा गया है कि IQ में भी पीछे हो जाते हैं। अच्छा। उनकी में स्पीच प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स लेट होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, लोगों के साथ मतलब शाई होते हैं वो बच्चे,
उनमें और भी मुख्तलिफ किस्म की ऑटिज्म है, आर्टिस्टिक बिहेवियर आना शुरू हो जाते हैं, अच्छा। ठीक है, और बिहेवियर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, तो डिसकनेक्ट हो जाते हैं बच्चे अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा नफसियाती प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं बच्चों में। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को बिल्कुल ही आप मतलब हर वक्त मोबाइल देने रखना, उसको बच्चे को फिर उसका आदी बना देना, वो चीज़ ठीक नहीं है। ये बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत नुकसान है। एहतियात करनी चाहिए इसमें। अच्छा, कुछ बच्चे पैदाइश के बाद रूटीन से ज्यादा रोते हैं, क्या ये भी कोई बीमारी होती है, कोई इशू होता है, या इतनी बड़ी बात नहीं है? नहीं, इसमें असल में ना बहुत सारी वजूहात होती हैं। ठीक है, ठीक है, आती हैं, माएँ आती हैं, बच्चा बहुत रोता है। ठीक है। माँ की कंप्लेन होती है कि बच्चा बहुत रोता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें वो पता चलता है कि उसकी जो है वो नाक बांधता है, उस वजह से शायद कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, उसने 4 दिन से स्टूलिंग किया, उस वजह से रोता है। ठीक है, उसको कोई फीवर है, उस वजह से रोता है, उसका कोई भूख पूरी नहीं हो रही, उस वजह से रोता है, फीडर ही नहीं काम का, नींद पूरी नहीं हो रही, नींद पूरी नहीं हो रही, उसको गैस वगैरह, कोलिक का इशू बड़ा कॉमन है बच्चों में, अमूमी तौर पर कोलिक चल रहा होता है। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की एजुकेट करने की जरूरत होती है पेरेंट्स को, प्लस समटाइम कुछ थोड़ी बहुत मेडिसिन देने की भी जरूरत होती है, जो अंडरलाइंग उसकी काज है ना रोने की, वो देखने की जरूरत होती है। ठीक हो गया। सिर्फ के जी रोता बहुत है ही है, हाँ, ये नहीं देखना कि वजह क्या है, एक दफा चेकअप कराना जरूरी होता है, ठीक है। ताकि वो आप सिर्फ रोने को देख रहे हैं, लेकिन वो जो डॉक्टर देख रहा है वो और नजर से देख रहा है, वो बच्चे का अंदरूनी जो मसला है उस लिहाज से देख रहा है। और समटाइम 1-2 हल्की फुल्की सी मेडिसिन देने से वो ठीक जो हो जाए। रोना वाला मसला है वो ये बड़ा डिस्टर्ब करता है फैमिली, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चा रोता रहता है पूरी रात, माँ बेचारी, बाप भी जा पे नहीं जा पाते, बड़े मसले, हाँ, बहुत ज्यादा होता परेशानी लादा, और बच्चा भी लादा डिस्टर्ब। ठीक है, एक दफा चेक करवाने में ना उसमें मेरा ख्याल है बेहतर होना चाहिए। एक आजकल जो बहुत ज्यादा इशू बना हुआ है वो ये है, बच्चा पैदा हुआ और साथ ही ये होता है जी इसको नर्सरी में रख दिया जाए। हालांकि एक सोचने वाली बात है, हमारा जो दौर था ये नर्सरी का नामो निशान नहीं था, और अब तो हर दूसरे बच्चे का ये आ रहा है जी, ये पैदा हुआ है, वो लेके नहीं आए जी, वो जी उन्होंने नर्सरी में रख लिया है, कुछ दिन रहेगा या कमज़ोर है। इसकी क्या वजूहत हैं कि इतने ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं? इसमें जो रियलिटी है, अच्छा, वो तो ये है कि इतने ज्यादा केसेस नर्सरी में नहीं जाते, नहीं जाते, नर्सरी ठीक में तो कुछ 100 में से 2 बच्चे, 5 बच्चे कह लें आप, ठीक हो गया, जिनको जेन्युइन नीड है नर्सरी। ठीक है। अदरवाइज बाकी जो 85-90% बच्चे हैं वो तो ठीक होते हैं, उनको तो जस्ट माँ के साथ लगाएं, वहाँ का दूध पिलाएं, बस नॉर्मली ना ज्यादा टेंशन है। ठीक है, लेकिन जो वाकई 5% बच्चे 100 में से ऐसे होते हैं जिनको कोई छोटा मोटा मसला ऐसा होता है जिनको नर्सरी केयर की जरूरत होती है। अमूमी तौर पे सांस का मसला है, अगर ऑक्सीजन का मसला है, या बच्चा इतना प्री मेच्योर है कि उसको वाकई ही मतलब नर्सरी की जरूरत है, उसको उनको बेटर केयर चाहिए, उसके पेरेंट्स को ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चे की फीडिंग इश्यूज होते हैं, बाकी मल्टीपल इश्यूज होते हैं, और समटाइम वाकई जेन्युइन उसको मतलब इतना सीरियस हो जाता है बच्चा कि उसको मशीनरी, वेंटिलेटर वगैरह जरूरत होती है, पड़ जाती है। तो अगर इस तरह की नीड है तो फिर तो नर्सरी ठीक है, वो तो चल रहा। अदरवाइज अगर बच्चा ठीक ठाक है और एक रूटीन बना लेना कि जी जिसने पैदा होना है उसको बस जनाब एक दफा नर्सरी की हवा लगा के भेजना, वैसे वो नहीं तो जस्टिफाइड भी नहीं है, और वैसे भी वो सही बल्कि हार्मफुल आप कह सकते हैं कुछ केसेस। ठीक हो गया। 100 में से 5 बच्चों को जेन्युइन नीड होती है, ठीक है, बाकी 95% को जेन्युइन नीड नहीं होती। वो आगे डॉक्टर का माइंड है किस लेवल पे चला जाता है, समटाइम अब उसमें हाँ क्या क्या अपना अपना सिस्टम है उसमें। ये तो इसमें डॉक्टरी में बहुत सारे शोबाजात हैं, ये चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट का जो शोबा, ये चूज करने की क्या वजह थी? सर इसमें एक तो चिल्ड्रन, बच्चों के साथ तो ऐसे हर इंसान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बच्चों के साथ तो हर इंसान को प्यार होता है, ठीक हो गया। तो वो शुरू से ही बच्चों के साथ तो एक लगाव था ही, लेकिन फिर भी साथ मल्टीपल और भी फैक्टर्स होते हैं,
डॉक्टर जब बंदा बन जाता है फिर एमबीबीएस के बाद आगे फिर स्पेशलिटी कौन सी चूज करे, उसमें भी सीनियर कुछ लोग गाइड करते हैं, कुछ बंदे का वैसे पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कुछ डायनामिक्स इस तरह के बन जाते हैं कि वो फिर आपको उस फील्ड में चले जाते हैं। स्टार्ट में आपको हर फील्ड ही मुश्किल लगती है और थोड़ा आप कहते हैं कि, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप काम करते रहते हैं फिर आपको उस काम का जो है वो इंटरेस्ट हो जाता है बिल्कुल। और तो इसी तरीके से अल्लाह ताला इस तरफ कदर में लिखा होता है बस। हाँ, इस तरफ रगबत बढ़ती गई। तो अब तो मेरा हाल है आप काम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा मजा भी आता है, थोड़ा सा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पैशनेट हैं अपने काम पे पूरे। हम मतलब कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत अच्छी फील्ड चूज कर ली, बहुत अच्छी, इसमें नेकी भी है, सवाब भी है। हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात, सुकून भी है और अल्लाह ताला की मखलूक ऐसी है बच्चे। हाँ बिल्कुल, यकीन करें कि बस जो है ना वो बंदा दिली खुशी रूहानी खुशी मिलती है। कोई भी शोबा होता है आप उसकी तरफ जाते हैं, ज़ाहिरी बात है पहले आपने तालीम हासिल करनी होती है, उसके बाद ये है कि उसका एक टाइम आता है कि आप जॉब पे आ जाते हैं। इसमें भी काफ़ी मरहले होते हैं। तो जो मेन चीज़ थी कि रेगुलर प्रैक्टिस, पहले ज़ाहिर है आपने वो कोर्स किया, फिर जॉब की, उसके बाद ये होता है कि आपको एक सीनियर डॉक्टर के पास कुछ अर्सा, उसके बाद ये होता है कि आप सिंगल हो जाते हैं यानी एज ए डॉक्टर। तो रेगुलर जो प्रैक्टिस है वो कब शुरू की, कौन से स्टेशन से स्टार्ट किया और कितना अरसा हो गया वो करते हुए? मैंने तकरीबन एमबीबीएस के बाद जॉब तकरीबन 2011-12 में की। ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैं रहा हूँ तकरीबन 6 साल 2018 तक। ठीक है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल और माशाल्लाह से पूरा जी जी बिल्कुल बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी बहुत बड़ा है। सीनियर से बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ लर्न किया वहाँ पे एकेडमिकली। ठीक है। वहाँ से बंदा काफी कुछ सीखता है, प्लस प्रैक्टिकली भी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा वैरायटी है केसेस की और बहुत बड़ा सेटअप है ना पाकिस्तान का वो। तो वहाँ से फिर काफी कुछ लर्न किया, प्लस डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद जो हकीकत में बंदा सीखता है ना, वो तो बंदा सीखता है कि जब इंडिपेंडेंट बंदा काम बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस में आता है तो फिर बंदा उस बुक्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, बिल्कुल बुकिश नॉलेज को। तो उसमें फिर आके बंदा फिर लर्न करता है। थोड़ी शुरू में गलती भी बंदा करता है, मिस्टेक भी छोटी मोटी, उससे बंदा लर्न करता है। फिर नेक्स्ट केस में बंदा फिर वो उसको वो अपना एक्सपीरियंस का एक नॉलेज होता है, तो उससे बंदा फिर वो नेक्स्ट वो फिर मैच्योर होता जाता है और वो चीजें लर्न करता जाता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से मैं इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, 6 साल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर नासिर, अगर आज डॉक्टर ना होते तो उनका सेकंड ऑप्शन क्या था? अच्छा, सेकंड ऑप्शन मैंने वैसे कभी इस तरह सोचा नहीं है, लेकिन वैसे जो मेरा माइंड यही है कि मेरे वाला साहब का बिजनेस था तो मैं वही बिजनेस ही संभाल सकता फिर। ठीक है, बिजनेसमैन होता। हाँ एज ए बिजनेसमैन होते अगर डॉक्टर ना होता। मैरिड है, शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज प्लस लव मिक्स है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। बच्चे पढ़ते हैं? बड़ी बेटी है 4 साल की। ठीक है। फिर उसके बाद 2.5 साल की बेटी। ठीक है। उसके बाद भी बेटा। इसका मतलब अभी तो छोटे हैं। हाँ, तो आपका कोई माइंड है कि इन फ्यूचर बच्चों में से भी कोई मेडिकल से रिलेटेड हो? एक तो होना चाहिए। हाँ जाहिर है, बिल्कुल। बचपन में शरारती बच्चों में शुमार होता था या शरीफ में? शरीफ बच्चों। बचपन का कोई ऐसा वाकया जो अब कभी याद आता हो तो बंदा ये कि यार डॉक्टर नासिर ने ऐसा भी किया था या ये काम भी मैंने किया था, ये बड़ा ऐसा वाकया जो मुझे आज तक भूलता नहीं है, कोई ऐसा वाकया? नहर में नहाने चले गए थे एक दफा। अच्छा। तो वो मार पड़ी थी। अच्छा, वो याद है? वो याद है। तो उसके बाद गए नहीं उसके बाद। अच्छा, वो एक याद है कि नहर में नहाने गए। अच्छा, कजनों के साथ। वो है। वो याद। म्यूजिक या शायरी से लगाओ है? म्यूजिक से तो लगाओ है। कौन सा म्यूजिक ज्यादा पसंद करते हैं? म्यूजिक से सर नुसरत फतेह अली खान को सुनते हैं। क्लासिकल। क्या बात। और बाकी रेगुलर बॉलीवुड म्यूजिक भी सुनते हैं। खामोश सब हैं या बातूनी है?
खामोश तबा कह सकते ज्यादा कम बोलते हैं। हैं। इतना शोबे के हवाले से भी मेरा डॉक्टर आजाद थोड़ा कम ही बोलते हैं। बस वो हमारा काम इतना या कम वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे डॉक्टर नासिर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? सर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है आमतौर पे। एक तो मेरा अपना काम के रिलेटेड यानी गुस्सा उस सेंस में आता है कि जी अगर मेरी कोई स्टाफ है और वो बच्चे को केयर नहीं प्रोवाइड कर रही उस तरीके से, ठीक यानी कंप्रोमाइज है, बच्चा कंप्रोमाइज हो गया है, इग्नोर उसने कर दिया है, अपनी ड्यूटी से ही नहीं की, उस बात पे मुझे गुस्सा आ सकता है। ठीक है। मेरे ऑर्डर्स प्रॉपरली उसने फॉलो नहीं किए, वो उस यानी पेशेंट केयर के रिगार्डिंगली मुझे गुस्सा आ जाता है। ज्यादा तो ये जरा पेशेंट केयर अगर कंप्रोमाइज होगी तो उसमें मुझे गुस्सा आ जाता है। एक मैंने ये चीज नोट की है, ठीक है। लेकिन वो भी इतना नहीं आता, बस नॉर्मल आता है, कंट्रोल में होता है। और दूसरा ये है कि वो रूटीन में आप होता है, दुनियादार बहुत सारे हम लोग हैं, अपनी डेली लिविंग में आपको कोई बंदा चीट कर दे तो आपको गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल सही बात। आपको बंदा को अब्यूज कर दे या कोई इस तरह ह्यूमिलिएट कर दे फिर आप गुस्सा आ जाते हो। तो रूटीन एक इंसानी फितरत की बात है, उस पे बाकी इतना रूटीन में इतना गुस्सा नहीं आता। कौन सी बात ऐसी होती है या ऐसा काम करते हैं जिससे बहुत ज्यादा रूहानी खुशी होती है आपको? सर रूहानी खुशी जो मैंने नोट किया है ना, वो तो चलो अल्लाह ताला के दीन में तो एक वो है ही, रूहानी जी जी बिल्कुल है ही है ना, कमेंट करना। जो मैंने नोट किया है कि जो मेरा काम है, मेरा वो वेंटिलेटर पे मारा ज्यादातर सीरियस लेट स्टेज पे बच्चे आते हैं। अब एक बच्चा आया है वो लेट स्टेज पे है और बिल्कुल हमें उसमें उम्मीद नहीं नजर आ रही, तो पहले 24 से 48 घंटे वाकई हम अंदर से हमें पता है कि यार इसके बहुत कम चांसेस है, ठीक है। और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता होता बच गए और वो ठीक हो गए और बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और वो माँ बाप की गोद में जब मैं उनको देखता हूँ फिर मुझे खुशी की इंतहा नहीं रहती। अच्छा यार मैंने ये भी देखा है, सुना भी है, आप का उधर खारिया में क्लिनिक है नर्सरी के हवाले से, तो कुछ हमारे नाज़रीन को इस हवाले से बताएं कि आपकी जो नर्सरी है उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी आप देते हैं, ठीक है, क्या तरीका है अगर बच्चा किसी हॉस्पिटल और में जिस तरह हमने पहले बात की कि बच्चे को उधर लेके जाना चाहिए जहाँ पे अच्छे डॉक्टर और अच्छा यानी कि मशीनरी वगैरह हो, तो मैंने ये सुना है आपके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये, तो हमारे नाज़रीन को प्रोग्राम की वसासत से ये बताएं कि आपके पास कौन सी फैसिलिटी हैं और बच्चे किस किस फैसिलिटी में आपके पास आ सकते हैं और अल्लाह के करम से वो बेहतर होके जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, जो वैसे भी मैं लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस, हाँ बिल्कुल, अपने क्वेश्चन भी कर लिया। सर हमारा डॉक्टर हॉस्पिटल है खारिया में, ठीक हो गया, वहाँ पे हमारा 6 साल से हमारा काम है। हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, हमारे पास 6-7 वेंटिलेटर मशीन है, ठीक हो गया, और इसके अलावा CPAP मशीन है, ठीक है, इसके अलावा भी जो लेटेस्ट जितनी भी मशीनरी होती है, जो ज़रूरत है, ठीक है, बच्चे के लिए, न्यू बॉर्न बच्चे के लिए जो ज़रूरत है, अल्ट्रासाउंड मशीन से लेके दिल का अल्ट्रासाउंड एक्को मशीन से लेके, अच्छा, पोर्टेबल एक्सरे लेके, CPAP लेके, वेंटिलेटर मशीन, मतलब हर तरह का प्रोसीजर मौजूद है, हर तरह का प्रोसीजर मौजूद है। इल्ला माशाल्लाह कोई एक आधा शायद ना हो तो वो एक तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6 साल से काम है और सैकड़ों बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर पे सर्वाइव भी। अच्छा, वेंटिलेटर पे हमारे सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं फेसबुक पे आगे पीछे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा तसल्ली बख्श हमारा फीडबैक भी अच्छा है लोगों के अंदर। हमारी अभी तक तो अल्लाह ने करम किया है, रेपुटेशन भी अच्छी है, ठीक है, हमारे रेट्स भी बड़े मुनासिब हमने रखे हुए हैं। इस बात पे आगे रेट पे तो जो कि मिडिल क्लास बंदा जो है ना वो भी अफोर्ड कर सकता। तो अगर एक और चीज, कोई बंदा ऐसा आ जाता है आपके पास कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक बात है, उनके कोई मजीद कंसेशन है? उनके लिए हमने कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर हम करते हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ, तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही हम कर देते हैं, कुछ ना कुछ हम करते हैं, ठीक है।
और कुछ को हम बिल्कुल फ्री भी कर देते होंगे, लेकिन ये है कि मैं उसमें ये नहीं कहता कि हम करते ही करते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन जितना हो सके हम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, या वैसे वो उस हिसाब से। हमारा और अल्लाह ताला का मामला हाँ बिल्कुल, है ना, वो अल्लाह ही है। हमें शो ऑफ करने का मकसद हाँ, है। मकसद नहीं, लेकिन करते हमारे हैं। रेट भी ऐसे हैं कि हमारे पास जितने भी बच्चे ठीक होके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने भी रेट्स के यानी उस तरह हमें वो कंप्लेन नहीं की जी कि आपने पैसे ज्यादा ले लिए, लूट लिया है जी, ये हो गया, मुतमिन होता है कि खुश होके हमारा गए बच्चा हैं। ठीक हो गया, या हमारा रेट जो है वो जब वो काम देख रहे होते हैं ना, केयर हो रही है, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल, स्टैंडर्ड ऑफ केयर जब देख रहे होते हैं, मशीनरी वगैरह सारे मामलात देख रहे होते हैं, तो उनका अंदर से ज़मीर भी मुतमिन होता है, मुतमिन होते हैं। जो रेट इन्होंने रखे हुए हैं मुनासिब रखे हुए हैं, और बिल्कुल वो मुतमिन होते हैं अमूमी तौर पर। फिर कभी हर बंदे को तो बंदा नहीं, हाँ पूरा नाम तो अल्लाह पाक की जात है ना, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। मुतमिन हूँ, ठीक हो गया, उस लिहाज से मैं मुतमिन हूँ कि हमारे जो रेट्स हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं, बल्कि मार्केट रेट से भी हमने थोड़े अपने मुनासिब कम रखे हैं। कम रखें। ताकि जरा एक्सपेंस ज्यादा होता है ना इन कामों में, मशीनरी है। जी जी, बड़ा सेंसिटिव काम होता है ना सर ये बच्चे का। आपको मैं किसी दिन विजिट कराऊंगा, काफी ना वो एक बच्चे पे एक्सपेंस काफी ज्यादा हो रहा है। मेरा फिर भी उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छे हमारे रेट मुनासिब, हमने प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखा। लास्ट पे बच्चों के हवाले से कुछ हमारे नाजरीन को एडवाइस देना चाहिए। आगे सर्दी भी आ रही है, जिनके नए बच्चे पैदा होने हैं या जिनके हैं, उनको किन किन ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये कहूँगा वैक्सीनेशन अपनी अप टू डेट रखें, ठीक हो गया, बच्चों की वैक्सीनेशन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करें, ठीक है, वैक्सीनेशन करवाएं। स्पेशली जो रूटीन API वैक्सीन वगैरह लग रही होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो तो लाजमी लगवाएं ना, फौरी। ठीक ठीक हो गया। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन भी कुछ होती है, जैसे जो कुछ वैक्सीनेशन है जो उसमें नहीं आती, गवर्नमेंट में उसमें अवेलेबल नहीं है, प्राइवेटली लगवा लें, 3-4 कोई बात नहीं, लगवा लें। ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स की है, मम्स की है, इस तरह। इसके अलावा फ्लू वैक्सीन सर्दियों में बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लू वैक्सीन बच्चों को जिनमें आमतौर पर नज़ला जुकाम लगा ही रहता है, या चेस्ट खराब रहती है, या खांसी में हर वक्त चेस्ट में आवाज़ें आती रहती हैं, उन बच्चों में, एलर्जी वाले बच्चों में फ्लू वैक्सीन मतलब ईयरली लगती है, हर साल लगती है। ठीक है, वो सर्दियों में ज़रूर लगवा लें, ताकि आपका बच्चा ये सीज़न जो सर्दियों का है ये इसका अच्छा गुजर जाए। तो वैक्सीनेशन का कहूँगा। बाकी ये ज़ाहिर है ठंडक से बचाएं बच्चों को, सर्दी से बचाएं, गर्म रखें, गर्म ग़िज़ा उनको दें, अंडा दें उनको, ठीक है, सूप दें सर्दियों में, सर्दी से। और ये जो बाजारी चीज़ें होती हैं इनसे परहेज करें, ठीक है। और ये इस तरह के एहतियात के बारे में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अरशद चौधरी को इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें, देखते रहें ARP न्यूज़।